हेलो दोस्तों, यहाँ हम रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हें समझेंगे एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। तो स्वागत है आपका नॉलेज फ्यूजन सेंटर में। यहाँ हम पॉलिटी के एवं अन्य विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, टॉप एमसीक्यूज़ पर रिवीजन एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार जो है कंपनी को प्रशासनिक तौर पर एवं राजनीतिक तौर पर कार्य करने की जो मान्यता है किसके अंतर्गत प्राप्त हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्राप्त हुई। ठीक है, और इसी एक्ट के अंतर्गत जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। तथा बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद थी। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित थे तथा लॉर्ड इम्पे, एलिज इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अगला बिंदु, निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किसे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया? भारत पर प्रशासनिक एवं राजनीतिक तौर पर कंपनी को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, एकाधिकार प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1881 का एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं जिसे। अर्थात 1773 के एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, उसे सेटल करने के लिए 1781 का एक्ट आता है। इसमें कुछ खास बिंदु नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आता है, जिसमें क्या होता है? राजनीतिक एवं वाणिज्यिक, अर्थात राजनीतिक क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एंड वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक है, देखो कमर्शियल जो कंपनीज वगैरह होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना। ठीक है, राजनीतिक के लिए कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान या उसे पृथक पृथक या द्वैत शासन इस तरह से कहाँ कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का जो व्यापार का जो एकाधिकार था उसे छीन लिया गया। और दो इसमें क्या रहे? अपवाद रहे। दो अपवाद क्या रहे? एक तो चीन के साथ व्यापार एवं चाय का जो व्यापार था। ठीक है, इसे छोड़कर अन्य सभी व्यापार से एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। मिशनरियों अर्थात ईसाई धर्म के जो प्रचार करने वाले पादरी वगैरह थे उनको यहाँ अर्थात भारत में प्रचार प्रसार का क्या दिया गया? अनुमति दी गई। किस अधिनियम के अंतर्गत? किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और जो एकाधिकार वाला जो बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण तौर पर जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला बिंदु है कि शिक्षा के लिए जो व्यय है, किसमें? 1813 के अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के लिए जो व्यय है वो 1 लाख रुपए राशि क्या है? आवंटित की गई, लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं मिली, बाद में प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था,
ठीक है, उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में क्या होता है, 1828 के समय में क्या होता है, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लेकर आते हैं। इस पर विशेष तौर पर कार्य किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए अगला बिंदु, गवर्नर की विधायिका शक्ति से वंचित, अर्थात जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसे विधायिका शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और भारत का कि गवर्नर के पास पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका अर्थात नियम कानून विधि बनाने का जो अधिकार है, असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी से विधायिका शक्ति के अधिकार को छीन करके भारत के गवर्नर जनरल को वो सारे समस्त असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार का एकाधिकार जो था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 के जो एक्ट था उसमें चाय और चीन और चाय के साथ जो व्यापार था, चाय के साथ जो व्यापार था इस पे क्या किया गया था, अपवाद स्वरूप किया था, एकाधिकार प्राप्त था। परंतु 1833 का जो एक्ट आता है, 1833 का जो एक्ट आता है इसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग के तौर पर, ठीक है, विधि आयोग अर्थात 1834 में विधि आयोग की स्थापना की बात की गई। लॉर्ड मैकाले इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ का। ठीक है, सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। और गवर्नर जनरल की जो परिषद में विधायिका एवं प्रशासनिक कार्य पृथक पृथक कर दिए गए और अन्य 6 सदस्य इसमें जोड़े गए। पहले 4 सदस्य थे, अब 6 हो गए, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 10 सदस्य हो गए। ठीक है, किसमें, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 4 थे जो 6 जोड़े गए उसमें से, और 2 मनोनीत थे। ठीक, मनोनीत कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में जो गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को जो था उसे गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी उसका पूर्ण सदस्य कब बनाया गया, तो 1853 के एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, संसदीय प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्य जुड़े गए, 4 निर्वाचित 2 मनोनीत। सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्य परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। संसदीय प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला एक्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, 1858 का भारत शासन अधिनियम, देखो 1857 की क्रांति होती, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। चलिए जानते हैं इन्हें। सीधे जो शासन है महारानी विक्टोरिया के हाथों में चले गया। ठीक है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे जो है अधिकारों को छीन लिया गया। ठीक है, और भारत पर शासन करने के लिए वायसराय की नियुक्ति गई, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, जिसे अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, गवर्नर जनरल पहले कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, इसी प्रकार से यदि बात होती है भारत के गवर्नर कौन बनते हैं, लॉर्ड बेंटिंग। फिर वायसराय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, इस तरह से आप याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले, उसके बाद वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल। 1800 कौन सा एक्ट है, 1773 का एक्ट होता है। बेंटिंग बनते हैं 1833 के एक्ट के अंतर्गत। और ये लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय कहलाते हैं, ये बनते हैं 1858 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए वायसराय कहा जाना, लॉर्ड कैनिंग पहले नियुक्त हुए, पहले वायसराय थे। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर एवं डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। जो कि कहाँ लिया गया था ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अर्थात द्वैत शासन प्रणाली को कहाँ क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो प्रारंभ होगी बाद में, वो होगी कब, 1935 में करने का प्रावधान किया गया था। द्विसदनीय प्रणाली 1919 में प्रारंभ होगी, आगे पढ़ेंगे हम। चलिए, द्विसदनीय विधायिका प्रणाली। ठीक, भारत में एक राज्य सचिव का पद जो है सृजित किया गया, कब, 1858 का एक्ट पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के सचिव का पद क्या है, सृजन किया गया भारत सचिव का पद। इसमें क्या होता है, भारत पर प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित है। किसे, सचिव को। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है ये। भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था इसे। एक निगमित निकाय था, रेगुलेटरी बॉडी था। सहायता के लिए 15 सदस्य, कितने सदस्य, 15 सदस्यीय परिषद थी। ठीक है, सलाहकार समिति थी जिसके अध्यक्ष भारत सचिव हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुबद्ध सिविल संहिता में नियुक्ति खुली प्रतियोगिताओं के द्वारा होने लगी। ठीक है, खुली प्रतियोगिता। देखो 1853 में जो है भारतीयों के लिए खोल तो दिया गया, ठीक है, लेकिन खुली प्रतियोगिता कब से प्रारंभ होती है, 1858 से। ठीक है, चलिए इसे क्विक रिवीजन मार लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, सीधे शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। वायसराय प्रथम कौन नियुक्त हुए, लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, अर्थात द्वैत शासन जो है समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए एक राज्य सचिव का पद सृजन किया गया जिसमें प्रशासन का संपूर्ण अधिकार था। भारत में इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। एक रेगुलेटिंग बॉडी थी, इसके 15 सदस्यीय जो सदस्य परिषद थी जो इसके लिए सहायता का काम करती थी। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक्ट में चलते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया जाता है। ठीक है, विभागीय प्रणाली जो कि जिसके जनक कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, यहाँ पूछ लिया जाता है विभागीय प्रणाली के जनक कौन है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन होते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक। ठीक है, पहली बार जनसंख्या किसके समय में की गई, मेयो के समय में की गई। ठीक, पहली नियमित जनगणना कब चालू होती है, तो रिपन के समय में चालू होती है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वायसराय हैं, उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस पर भी हम आगे वीडियो बना लेंगे, शॉर्ट वीडियो। चलिए इसे देखते हैं। गवर्नर जनरल का पहली बार जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय जो था उसे पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया। ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, अर्थात जैसे क्या हुआ था बताइए आप, 1833 के एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसके जो विधायिका शक्ति थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए थे। परंतु उसे ही विपरीत तौर पर क्या किया गया, पुनः विधायिका शक्ति को विकेंद्रित कर दिया गया, अर्थात मद्रास एवं बम्बई जो है वहाँ उन्हें पुनः विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक है, अर्थात बजट पर बहस करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति 1892 में दी गई। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आ रहा है, क्या है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले क्या थे, सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत सचिव कौन थे या वायसराय कौन थे। तो मार्ले क्या थे, पहले जो नाम आता है वो सचिव का आता है, बाद में वायसराय का आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय तथा गवर्नर की कार्य परिषद का सदस्य बनाया गया और वो पहले सदस्य कौन थे,
सत्येंद्र प्रसाद सिंह कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में दिखने वाले हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई किसके द्वारा? लॉर्ड विंटो। ठीक है, तो यहाँ पूछ लेता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करते समय सचिव कौन थे या वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो के समय में प्रारंभ की गई। या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से होता है? 1909 में होता है। क्योंकि इसका विस्तार पूछता है तो 1919 में इसका विस्तार किया जाता है, जो कि सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सभी के लिए विस्तार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू कहते हैं यहाँ पे सचिव थे, जैसे कि हमने पहले बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसका नाम पहले आ रहा है मॉन्टेग्यू, वो सचिव हैं और बाद वाले क्या हैं? वायसराय हैं। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या है? वायसराय हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 1909, 1919, 1935 और 1858, 1813 और 1833 की ये जो एक्ट हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1853 के अंतर्गत जो है सिविल सेवा में भारतीयों के लिए खोल दी गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल का, जो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है एक्ट हैं। ठीक है, इसे खास तौर से आपको याद रखना है। ठीक, तो इस यहाँ द्विसदनी विधायिका, लोकसभा एवं राज्यसभा। द्विसदनी विधायिका का मतलब दो सदन हो गए, लोकसभा एवं राज्यसभा, अर्थात यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में प्रारंभ हुई। देखिए, यदि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली पूछता है तो 1919 लगाएंगे। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली पूछता है तो 1935 लगाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसे। प्रांतीय विषय पर क्या कर दिए गए? विभाजित कर दिए गए प्रांतीय विषय, हस्तांतरित विषय एवं आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय जो मंत्रियों जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषय कुछ ऐसे थे जो कार्यपालिका विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, है ना। ये दो प्रकार से। और यहीं पर ही महालेखा परीक्षक का पद नियुक्त किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1919 में, जिसका गठन कब होता है? 1926 में इसका गठन होता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, पृथक निर्वाचन को विस्तार किया गया, अर्थात यूरोपियों के लिए, यूरोपियंस के लिए, ठीक है, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन का विस्तार किया। वायसराय की कार्य परिषद में 3 भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कब? 1919 में। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है अन्य एग्जाम्स में। पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। संपत्ति, कर एवं शिक्षा के आधार पर, देखिए, संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए गए, अर्थात वयस्क मताधिकार यहाँ पर प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, और महिलाओं को, पहली बार महिलाओं को क्या है? मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए, यहाँ मताधिकार तो प्रदान किया गया, लेकिन सिर्फ 10% ही लोग थे जो मत करते थे। वयस्क मताधिकार प्रारंभ नहीं किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एलिमिनेट या ऑप्शन देता है। एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो 10 वर्ष बाद गठित होना था, जो 1927 में गठित होता है, और जो 1928 में भारत आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइमन आयोग कहते हैं। ठीक है, जो 7 सदस्यीय था और पूरे के पूरे क्या थे? उसमें ब्रिटिश थे। चलिए इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। द्विसदनी विधायिका की बात की गई, लोकसभा एवं राज्यसभा की बात की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन, द्वैत शासन प्रांतों में प्रारंभ हो गया। प्रांतीय विषय हस्तांतरित एवं आरक्षित के रूप में विभाजित कर दिए गए। महालेखा परीक्षक अर्थात CAG, लोक सेवा आयोग, पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। वायसराय की कार्य परिषद में 3 भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पहली बार जो है अलग कर दिया गया। संपत्ति, कर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए गए। पहली बार महिलाओं को अधिकार देने का क्या हुआ? प्रावधान किया गया, परंतु यहाँ पे वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ था। यह वैधानिक आयोग, एक वैधानिक आयोग की गठन का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतों में द्वैत शासन
के ऊपर क्या करता, अपनी विचार या रिपोर्ट प्रस्तुत करता, जो 10 वर्षों के उपरांत किया जाना था, परंतु 1927 में ही इसका गठन कर दिया गया, जो 1928 में क्या आता है, भारत में आता है, जिसे साइमन आयोग कहते हैं। पूरे के पूरे क्या होते हैं, ब्रिटिश ही होते हैं उसमें, जो 7 सदस्यीय निकाय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए इसे। ठीक है, इसमें 121 अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो इसमें क्या था, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी इसके अंतर्गत। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। राज्य एवं विरासत को एक इकाई के रूप में लाने की बात की गई थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था, अर्थात ये लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची एवं संवर्धित सूची इस बनाई गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास में प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। द्वैत शासन मतलब आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया, अर्थात पूर्ण स्वायत्तता दी गई किसे, प्रांतों को। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ करने की बात की गई थी, परंतु ये लागू नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने लागू नहीं हुआ, ये क्वेश्चन भी यदि बहुत ज़्यादा डीप जाकर यदि यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो ये पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे परंतु वह वास्तविक रूप से लागू नहीं हुए। वो कौन कौन से थे, तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जो क्या हुई, क्या मतलब लागू नहीं हो पाई थी। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करने की बात की गई थी, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, और वयस्क मताधिकार की बात की गई थी, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया था। सिर्फ लगभग 10% जनसंख्या ही मतदान देती थी। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, बिल्कुल। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। ठीक, सर मॉरिस गायर पहले मुख्य न्यायाधीश बने। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसे। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैत शासन को प्रणाली का प्रारंभ करने की बात की गई। ठीक है, 11 राज्यों में से 6 को द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी यहाँ पर। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। ठीक, वयस्क मताधिकार लागू करने की बात की गई, लेकिन नहीं हो पाया था लागू। आरबीआई की स्थापना की बात की गई। भारत सचिव परिषद अर्थात भारत सचिव का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कब स्थापना की गई थी, भारत सचिव के पद की 1858 में स्थापना की गई थी। बर्मा को भारत से पृथक कर 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। चलिए अंतिम एक्ट में आ जाते हैं, हमारे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 को बने थे। ठीक है, वायसराय व भारत का सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख था। ठीक है, इसमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत का डोमिनियन हो सकते हैं या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक, इस तरह का प्रावधान किया गया था। और अंतिम तौर पर 15 अगस्त को 1947 को भारत आज़ाद हुआ, अर्थात हम आज़ाद हुए। सो थैंक्स फॉर आवर ऑल फ्रीडम फाइटर्स टू प्रोवाइड अस फ्रीडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त भाइयों अन्य पढ़ने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।